ये कहानी है काय की, जो कि एक आम इंसान था, लेकिन एक दिन उसको दूसरों की पावर्स एब्जॉर्ब करने की पावर मिल जाती है और काय इस पावर के साथ अपने कलरिस्ट बनने के सपने को पूरा करने के लिए निकल जाता है। और इस जर्नी में उसके साथ होंगे उसका पेट ग्रीन सास्के, करुवी साकुरा और काकाशी, जो कि शैंक्स के जैसा दिखता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का एक काली गुफा में खुदाई करता हुआ दिखाया जाता है। यही हमारा प्रोटैगनिस्ट है और इसका नाम है काय। और यहाँ पर काय इंक की खुदाई कर रहा है, जो कि इस वर्ल्ड का एक बहुत ही कीमती लिक्विड है। और काय को ब्लू कलर की इंक मिल भी जाती है और उस इंक को इकट्ठा करने के बाद काय अपने पेट नैरो को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से ये इंक उसे मिली है। और फिर काय उस गुफा से बाहर निकलते हुए कहता है, अगर इस बार मैं ये इंक ले जाकर एक्सप्लोरर कॉर्प्स को दे दूं तो वो शायद इस बार मुझे एक्सेप्ट कर ले। फिर काय उस गुफा से बाहर निकलता है और दूर एक बहुत बड़े चमकते हुए शहर को देखता है। और फिर हमें उसी शहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बहुत ही कलरफुल बालों वाले बंदे, जिनको कलरिस्ट कहते हैं, वो रास्ते से जा रहे थे और लोग उनको देखकर कह रहे थे, उनके चमकते हुए कलर्स को देखो, ये कितने ज्यादा अमेजिंग है। और मैंने सुना है कि इस बार उन्होंने एक और बहुत बड़े क्रीचर को खत्म कर दिया है। ये लोग सही में कलरिस्ट के टाइटल को डिजर्व करते हैं। और जब तक कलरिस्ट इस शहर में है, हमारा चमकता हुआ शहर बिल्कुल सेफ है। फिर सीन उसी शहर में एक दूसरी जगह शिफ्ट होता है, जिसको कहते हैं शैडो डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर काय अपना एक्सप्लोरर का एग्जाम देने के लिए आया था, लेकिन एग्जामिनर उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है और कहता है, मुझे तुमसे ये बात कितनी बार कहनी पड़ेगी कि ये जगह तुम जैसों के लिए नहीं है। काय कहता है, लेकिन क्यों नहीं, देखो मैं इस बार इंक भी लेकर आया हूँ, इससे मेरी क्वालिफिकेशन प्रूव हो जाती है। एग्जामिनर गुस्सा होते हुए कहता है, क्या मुझे तुम्हें ये बात फिर से समझानी पड़ेगी, तुम एक कलरलेस हो। जब लोग पैदा होते हैं तभी उनके काम डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ बेवकूफ होते हैं जो उनकी जगह नहीं समझते, बिल्कुल तुम जैसे। और एग्जामिनर काय पर अपना एक छोटा सा अटैक करता है और कहता है, अब तू कलरलेस, मेरी बात ध्यान से सुन, सिर्फ हम जैसे चोजन वंस ही एक्सप्लोरर बन सकते हैं और तुम जैसे कमजोर लोग शहर के बाहर ब्लैक लैंड्स में सरवाइव नहीं कर सकते। तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें अपने सामने खड़ी हुई चीज भी नहीं दिखेगी और वहाँ उस डार्कनेस में बहुत सारे डेंजरस क्रीचर है। और हम लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं ताकि हम लोग उस जगह को एक्सप्लोर कर सके और रिसोर्सेस और ट्रेजर्स को ढूंढ सके। हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं, तो तुम हमें हीरोज कह सकते हो। और तुम जैसे कलरलेस के लिए ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो अगर तुम कलरलेस हो तो बस वही काम करो जो बाकी कलरलेस करते हैं। अब यहाँ आना बंद कर दो और दफा हो जाओ। अगर तुम अगली बार यहाँ मुझे परेशान करने के लिए आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर एग्जामिनर काय के मुंह पर दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और फिर काय का पेट नैरो उसके कोर्ट से बाहर आता है और उसको उदास आंखों से देखता है। काय कहता है, ये ठीक है नैरो, अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ और वैसे भी अब तो मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है। मैं जरूर एक दिन एक बहुत ग्रेट कलरिस्ट बनूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। अभी तुम वापस जैकेट में चले जाओ, क्या होगा अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो। फिर काय वहाँ से जाने लगता है और उसको जाते हुए एक ग्रीन बालों वाला बंदा बहुत क्रीपी आंखों से देख रहा था। फिर काय वहाँ से एक वर्कशॉप में जाता है जिसको मारी चलाती है और मारी काय को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको वेलकम करती है। फिर मारी कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा फेस आज फिर से उतरा हुआ है, क्या तुम फिर से फेल हो गए। काय कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लो। फिर मारी नैरो को प्यार करती है और कहती है, शायद लोगों को बिल्कुल टैलेंट समझ में ही नहीं आता, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोरर बनोगे। काय कहता है, मैं क्या करूँ अगर लोग कलरलेस बंदों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं तो। मारी कहती है, लेकिन फिर भी तुम ब्लैक लैंड्स में से बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें लेकर आते हो, तुमने अपनी वैल्यू पहले ही प्रूव कर दी है। काय कहता है, ये सब सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि नैरो मेरी मदद करता है, चलो छोड़ो, क्या तुम ये ब्लू इंक मुझसे खरीद लोगी। मारी उस ब्लू इंक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ जरूर, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगी। फिर मारी उस इंक को एक मशीन में डालती हुई कहती है, आजकल हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, इंक मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और वो बहुत ज्यादा महंगी भी हो गई है। काय कहता है, हाँ और इसी वजह
वजह से लोग कह रहे थे कि हमें अब एक्सप्लोरर्स का नंबर बढ़ाना चाहिए। वैसे भी हमारी पूरी जिंदगी इंक पर ही निर्भर करती है। फिर काय आगे कहता है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन कोई भी एक्सप्लोरर कॉर्प्स मुझे अपने साथ नहीं लेना चाहता। मारी कहती है, काय क्या तुमने उस जगह के बारे में सोचा जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था? काय कहता है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है उस जगह जाना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। मारी कहती है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कम से कम एक बार ट्राई तो करना चाहिए। फिर मारी टेबल पर एक पेपर रखकर कहती है, तुम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए, क्या पता यही तुम्हारा चांस हो। और मारी ने जो पेपर टेबल पर रखा था वो एक एस रैंक एक्सप्लोरर कॉर्प्स का रिक्रूटमेंट का पेपर था, जिसमें कोई भी पार्ट ले सकता है, बस उसे कुछ टेस्ट पास करने होंगे। फिर काय उस पेपर को देखकर सोचता है, एस रैंक कॉर्प्स, मुझे हमेशा लगता था कि मैं वहाँ फेल हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने अभी तक वहाँ पर अप्लाई नहीं किया, लेकिन क्या सही में वहाँ पर मेरी स्किल्स को लोग पहचानेंगे? फिर मारी कहती है, काय ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कम से कम एक बार ट्राई तो करो। वैसे भी ये एक स्किल बेस्ड एग्जाम है, क्या पता यहाँ पर सब तुम्हारी स्किल्स को पहचान जाए। वैसे भी तुम हमेशा से एक कलरिस्ट बनना चाहते थे ना, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। फिर काय कहता है, हाँ, मुझे भी लगता है कि अब मुझे घबराना बंद कर देना चाहिए और यहाँ पर एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर काय वहाँ से मारी को थैंक्स बोलकर चला जाता है और एक रास्ते से जाते हुए उसी पेपर को देखता है और कहता है, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर काय नैरो की तरफ देखता है जो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था और काय नैरो से पूछता है, क्या कुछ गड़बड़ है? लेकिन तभी उसके पीछे वही ग्रीन बालों वाला बंदा आ जाता है जो उसको चुपके देख रहा था और वो ग्रीन बालों वाला बंदा काय के पीछे एक अटैक कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है और गिर के बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद काय को होश आता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रीन बालों वाले बंदे ने काय को जैकेट से पकड़ रखा है और एक ब्लैक लिक्विड के ऊपर लटका रखा है। और फिर वो ग्रीन बालों वाला बंदा कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें इसमें जिंदा फेंकने वाला हूँ। जब सभी तरह की इंक्स को मिलाया जाता है उससे बनता है इंक वेस्ट और ये इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा डेडली है। अगर तुम इसमें गिर जाओगे तो तुम्हारी बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा और ये लाशों को ठिकाने लगाने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। काय कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? वो ग्रीन बालों वाला बंदा बताता है कि वो ये सब नैरो के लिए कर रहा है क्योंकि नैरो एक बहुत ही रेयर क्रीचर है, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस है और वो इंसानों के ऑर्डर्स को फॉलो भी कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने नैरो को एक पिंजरे में बंद कर दिया है और ये देखकर काय चिल्लाता है, बदमाश, उसे जाने दे। वह ग्रीन बालों वाला बंदा कहता है, एक कलरलेस होकर तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? क्या तू जानता है तेरा जो पेट है उसकी ब्लैक मार्केट में कितनी बड़ी कीमत मिलेगी? वैसे भी तू जैसा कलरलेस उसके लायक नहीं है। फिर काय सोचता है, मुझे शैडो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना ज्यादा ऑफ गार्ड नहीं रहना चाहिए था। मैंने हमेशा से भेदभाव और इंसल्ट्स को झेला है, लेकिन मैं नैरो जो कि मेरी इकलौती फैमिली है उसको नहीं खो सकता। ये सोचकर काय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ग्रीन बालों वाले बंदे का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है और यहाँ पर काय की पावर्स अवेक होना शुरू हो जाती है और उस ग्रीन बालों वाले बंदे को ऐसा लगता है कि उसके अंदर से कोई उसकी लाइफ एनर्जी को खींच रहा है। फिर वो बंदा काय को उस इंक वेस्ट के अंदर गिरा देता है और काय को गिरते हुए देखकर नैरो बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर हमें काय उस ब्लैक लिक्विड के अंदर दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था, मुझे नैरो को बचाना होगा, लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। क्या मेरा अंत सही में ऐसा होने वाला है? नहीं, अभी भी मुझे मेरा वो प्रॉमिस पूरा करना है। तभी काय को एक आवाज आती है जो काय से कहती है, काय तुम हिल क्यों नहीं रहे? तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? काय कहता है, तुम कौन हो? वॉइस कहती है, एक्सेप्ट कर लो, तुम जो भी कर सकते हो करो। क्या तुम अपना अंत ऐसे ही होने दोगे? नैरो को बचाओ, सब कुछ एब्जॉर्व कर लो, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर लो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अभी फौरन अपने ट्रू सेल्फ को वापस ले लो। फिर काय अपने आप को पूरी तरह से इंक में कवर देखता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? मैं तो अभी इंक के अंदर था। और उसके बाद, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मैं कौन हूँ? तभी काय को नैरो के रोने की आवाजें आती है और काय कहता है, नैरो तुम यहाँ हो? हाँ ये सही है, मुझे नैरो को बचाना है। तभी वो सारी इंक एक बवंडर की तरह ऊपर
उठती है और फिर अचानक से एक ही पल में सारी इंक गायब हो जाती है और उस गड्ढे में रहता है तो सिर्फ काय और हमें काय दिखाया जाता है जो कि इस समय पूरी तरह से ब्लैक इंक में कवर है और बिल्कुल एक क्रीचर की तरह दिख रहा है। और फिर उस गड्ढे में से एक बहुत बड़ा सा हाथ बाहर आता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी पुलिस वालों को बता रहा था कि उसने क्या देखा। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने वो बिल्कुल अपनी आंखों से देखा था। एक बहुत बड़ा हाथ अचानक से बाहर आया और इस पूरी जगह को तहस नहस कर दिया। तभी वहाँ पर दो कलरिस्ट आते हैं जिनके कलर्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। इनमें से सीनियर है रेड और उसकी असिस्टेंट पर्पल। रेड कहता है, चलो अच्छा हुआ, ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई, सिर्फ ये दोनों ही है। पर्पल कहती है, हाँ, और ये दोनों बी रैंक एक्सप्लोरर कॉर्प्स से है और इन दोनों की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपना सारा कलर खो दिया। रेड कहता है, ये जानना इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अभी के लिए इस बात को साइड में रहने देते हैं। हम यहाँ इतनी दूर उस बड़े से क्रीचर को ढूंढने के लिए आए हैं जो अचानक इस सिटी के अंदर अपीयर हो गया। तभी वहाँ पर एक लो रैंक ऑफिसर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, कलरिस्ट सर, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। आखिर आप जैसे बिजी लोग शैडो डिस्ट्रिक्ट में कैसे आए? रेड कहता है, इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ उस क्रीचर को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं जो अचानक से यहाँ पर अपीयर हो गया था और मैं खुद उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? वो लो रैंक ऑफिसर बहुत ही सम्मान से कहता है, हाँ सर, प्लीज मेरे साथ आइए। फिर रेड और पर्पल असिस्टेंट वहाँ जाकर उस जगह को देखते हैं जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। और पर्पल कहती है, यहाँ सही में एक क्रीचर के निशान तो है। सर रेड, हमने उन सारी लोकेशंस को चेक कर लिया है जहाँ भी हमें बड़े क्रीचर्स मिले थे, लेकिन उनमें से कोई भी आज तक किसी भी सिटी के अंदर नहीं देखा गया। ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। भले ही ये एक आउटर डिस्ट्रिक्ट है लेकिन शहर के अंदर हमें जो क्रीचर देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे और हार्मलेस होते हैं। क्या हो कि अगर एक नया वेरिएंट आया हो जो कि शहरों के अंदर भी आ सकता है। रेड कहता है, इतना जल्दी कंक्लूजन पर मत आओ और ये सोचो कि हम इस क्रीचर को कैसे ट्रैक करें। ये कितना बड़ा सरदर्द है। और हमें दिखाया जाता है कि काय क्रीचर में बदलने के बाद सब कुछ तोड़ता हुआ वेस्ट लैंड की तरफ भाग गया था। फिर सीन नैरो और काय पर शिफ्ट होता है जहाँ पर नैरो काय को उठा रहा था और फिर काय उठ जाता है और नैरो को देखकर उसको सुकून आता है। फिर काय याद करने की कोशिश करता है कि आखिर उस समय क्या हुआ था। उन दो बदमाशों ने मुझे वेस्ट इंक में गिरा दिया था। फिर काय को एक एक करके सारी मेमोरीज याद आती है कि कैसे वह एक ब्लैक पर्सन बन गया था, फिर वो एक बड़ा सा हाथ बन गया था। फिर काय अपने आप को देखता है जहाँ पहले वो बिल्कुल कलरलेस था लेकिन अब उसके पास भी एक कलर आ चुका है और ये है ब्लैक कलर। काय कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है और यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तभी नैरो उछलता है और जोर जोर से घूमकर एक लाइट का गोला बन जाता है। फिर काय अपने आसपास बहुत सारे क्रीचर्स को देखता है और कहता है, ये जगह तो ब्लैक वेस्टलैंड है और ये जगह तो ब्लैक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर सिर्फ बी रैंक एक्सप्लोरर और उसके ऊपर के एक्सप्लोरर ही आते हैं। तभी वो सारे क्रीचर्स मिलकर काय की तरफ बढ़ने लगते हैं और काय नैरो के साथ वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते समय काय पर बहुत सारे क्रीचर्स अटैक करते हैं। लेकिन नैरो की लाइट की वजह से काय उन सबसे जैसे तैसे करके बच रहा था और वहाँ से भाग रहा था। और काय सोचता है, आखिर मुझे ये क्या फीलिंग आ रही है? मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फील कर रही है। मैं इतनी देर से भाग रहा हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर पा रहा हूँ, जैसे कि मेरी बॉडी में पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हो। तभी काय के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर एक क्रीचर उस पर अटैक कर देता है और काय को लगता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। और काय अपना हाथ उस क्रीचर के मुंह के सामने रख देता है, लेकिन जैसे ही वो क्रीचर काय के हाथ को काटता है उस क्रीचर के सारे दांत ही टूट जाते हैं और वो क्रीचर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और काय देखता है कि उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ, जबकि वो एक बहुत ही खतरनाक हमला था। अगर वो कलरलेस होता तो वो जरूर अब तक खत्म हो जाता, लेकिन ये कलर की पावर है जिसने उसे बचा लिया। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रीचर आ जाता है जिसको साइक्लोप्स कहते हैं और काय उसको देखकर सोचता है, ये क्रीचर तो सिर्फ ब्लैक फॉरेस्ट की गहराइयों में पाया जाता है। आखिर ये यहाँ पर क्या
कर रहा है और फिर वो क्रीचर काय पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और काय उठते हुए सोचता है ये पावरफुल तो है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इससे जीत सकता हूँ। आखिरकार मुझे वो कलर मिल चुका है जो मैं हमेशा से चाहता था। अब चीजें बदलने वाली है और अब मुझे और ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। फिर काय खड़ा होता है और एक ब्लैक कलर काय की बॉडी पर पूरी तरह से फैल जाता है और ये देखकर वो साइक्लॉप्स काय पर अटैक कर देता है। फिर काय उछलता है और उस साइक्लॉप्स को एक बहुत ही जोर का पंच मारता है, जिससे वो साइक्लॉप्स पूरी तरह से खत्म हो जाता है और साथ में उस पूरे एरिया की डार्कनेस भी गायब हो जाती है और काय को साफ नीला आसमान, एक हरा भरा जंगल और नदी और झरने दिखाई देते हैं, जिसको देखकर काय की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन तभी अचानक से काय की बॉडी से वो सारा ब्लैक कलर उड़ जाता है और काय नीचे जाकर गिरता है और कहता है मेरा कलर, अच्छा तो मैं जितना ज्यादा अपने पावर को इस्तेमाल करूंगा मेरा कलर उतना ज्यादा ही खत्म होता जाएगा। और काय गिरने के बाद पूरी मरने की हालत में हो गया था। तभी काय के अंदर से वही आवाज आती है जो काय से कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा खाना तुम्हारे सामने ही तो है, जल्दी से उसे खा लो जो कलर तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम मरना नहीं चाहते हो ना, ये बहुत सिंपल है, सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाओ, सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और फिर जैसे ही काय उस साइक्लॉप्स की बॉडी को छूता है वो पूरी बॉडी काय के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और काय का ब्लैक कलर वापस आ जाता है और उसकी सांस में सांस आती है और काय कहता है लगता है आज तो मैं नहीं मरने वाला। फिर सीन मारी की वर्कशॉप पर शिफ्ट होता है जहाँ पर मारी काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक ब्लैक फिगर आता है जिसको देखकर मारी कहती है आपका स्वागत है, क्या आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है। लेकिन वो ब्लैक फिगर कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ मारी की तरफ बढ़ता रहता है और ये देखकर मारी घबरा जाती है और कहती है सर क्या आप जानते हो आप कितने ज्यादा क्रीपी लग रहे हो। फिर मारी एक पाना अपने हाथ में उठा लेती है और कहती है अगर तुम जरा भी मेरे पास आए तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगी। और वो बंदा मारी के पास जाकर उसको बू करके डरा देता है और मारी कहती है तुम बदमाश क्रीप कहीं के, मुझसे दूर रहो, यहाँ से चले जाओ। तभी वो बंदा अपने सर से अपना हुड हटाता है और स्माइल करते हुए कहता है अरे मारी शांत हो जाओ, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, ये मैं हूँ। और काय को देखकर मारी बहुत ज्यादा सरप्राइज और कंफ्यूज हो जाती है और चिल्लाकर कहती है काय ये तुम हो, आखिर तुम्हारी अपीयरेंस को क्या हुआ। फिर काय मारी को वो सारी बातें बताता है जो आज उसके साथ हुई और उन दो बदमाशों के बारे में सुनकर मारी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मारी कहती है मैं इस हथौड़े से उन बदमाशों का सर फोड़ दूंगी, आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई काय के साथ ऐसा करने की। काय कहता है अरे मारी अब बस करो, मैंने अपना बदला ऑलरेडी ले लिया है। फिर मारी शांत होकर कहती है जब से हमारा कांटेक्ट टूट गया था तब से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। काय कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मारी कहती है तुम इंक वेस्ट में गिरने के बाद भी सरवाइव कर गए और उसके ऊपर तुम्हें कलर्स की पावर भी मिल गई, ये तो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। लेकिन ब्लैक कलर तो उन क्रीचर्स का कलर है ना, कहीं इसकी वजह से लोग तुम्हें गलत ना समझे। काय कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब मुझे भी एक कलरिस्ट बनने का मौका मिल चुका है। अब मैं और ज्यादा इंक ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा और सीधा एक्सप्लोरर कॉर्प्स के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए जाऊंगा। लेकिन मारी क्या तुम मेरी एक हेल्प कर दोगी, क्या तुम मुझे कुछ कलर्स और कुछ गियर्स दे सकती हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बार जरूर लौटाऊंगा। ये सुनकर मारी एक इरिटेटेड फेस बनाती है और कहती है फिर से, आखिर तुम ये कितनी बार करोगे, लेकिन क्योंकि इस बार तुम्हारे पास कलर्स भी है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा भी है कि तुम फ्यूचर में जरूर एक बहुत बड़े कलरिस्ट बनोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये एक इन्वेस्टमेंट समझकर दे सकती हूँ। मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल सही चीज है और वो बिल्कुल तुम्हारे साइज की भी है। और ये कहते हुए मारी काय को अपनी वो चीज देने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है और काय भी मारी की लेने के लिए उसके साथ चला जाता है। और फिर सीन यहाँ से सीधा एक्सप्लोरर कॉर्प्स के एंट्रेंस एग्जाम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर इस बार हद से ज्यादा लोग आए थे। और इतने सारे लोगों को देखकर सारे बंदे जो कि एग्जाम देने के लिए आए थे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज ये लोग डाउन एक्सप्लोरर कॉर्प्स का एग्जाम
एग्जाम देने के लिए आए हैं और सभी एक्सप्लोरर कॉर्प्स में इस डाउन एक्सप्लोरर कॉर्प्स की सबसे ज्यादा रेपुटेशन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एस रैंक एक्सप्लोरर है और इन्होंने ब्लैक लैंड्स को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करके सबसे ज्यादा अचीवमेंट हासिल की है और इन लोगों को लिटरली शाइनिंग सिटी की होप्स भी कहा जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, जिनमें से एक है एलिसियान, जो कि सियान फैमिली की सेकंड डॉटर है और उसके बाजू में खड़ा लड़का एक फेमस बाउंटी हंटर है। और इनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे बड़े बड़े क्लैन के अमीर और पावरफुल बच्चे आए हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा जो लोगों की अटेंशन खींच रहा है वो है ये गेल, जिसको लोग गेल स्वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये बंदा अकेले ही बहुत सारे क्रीचर्स को संभालने के लायक है और इसके बारे में सभी लोग यही बातें कर रहे थे कि ये बंदा तो डेफिनेटली पास होने वाला है। लेकिन गेल अपने इसी वायलेंट नेचर की वजह से हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में पड़ता रहता है और वो कई बार कई सारे एक्सप्लोरर कॉर्प्स की टीम से भी निकाला जा चुका है। फिर गेल कहता है ये कितना ज्यादा बेकार है, यहाँ बहुत ज्यादा बेकार के लोग हैं, यहाँ पर कोई भी एस रैंक का बंदा ही नहीं है, मैं कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। तभी गेल की नजर एली पर जाती है और गेल आगे कहता है मैंने जितना एलिसियान के बारे में सुना है उससे तो यही लगता है कि यह एक ठीक ठाक अपोनेंट होगी, चलो इसके साथ थोड़े मजे करते हैं। और गेल एली से पंगा लेने के लिए उसकी तरफ जा ही रहा था कि तभी ही अचानक अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है। कैंडिडेट्स अब डाउन एक्सप्लोरर कॉर्प्स का एग्जामिनेशन शुरू होता है और ये अनाउंसमेंट करने वाला बंदा खुद उसी एक्सप्लोरर कॉर्प्स का एक सीनियर बंदा है और उसको देखकर सारे बंदे जो एग्जाम देने के लिए आए थे वो नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी एक्सप्लोरर कॉर्प्स का बंदा नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर ये सीनियर बंदा है तो इसका मतलब ये लोग इस बार इस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। फिर वो एस रैंक का बंदा आगे कहता है डाउन एक्सप्लोरर कॉर्प्स के एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए तुम सबका शुक्रिया। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनके जरूर अपने अपने सपने होंगे, पैसा, पावर, ऑनर, ड्यूटी, चाहे कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अंत में जिस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो होगी तुम्हारी स्किल्स। और हमें भी सिर्फ वही बंदे चाहिए जो सबसे ज्यादा स्किलफुल हो, हमें वो स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए जिनके साथ हम बाहर ब्लैक लैंड्स पर जाकर हमारी ह्यूमंस की खोई हुई टेरिटरी को वापस रिक्लेम कर सके। और वहाँ बाहर एवरेज और मीडियोकर लोगों का कोई भी काम नहीं है। चलो बिना किसी देरी के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। अगर तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि पहला टेस्ट एक टूर्नामेंट के फॉर्मेट में होने वाला है। आखिरकार एक एक्सप्लोरर की कॉम्बैट स्किल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और जो कोई भी कॉम्बैट में कमजोर होता है वो इस शहर के बाहर जाते ही खत्म हो जाता है। चलो अब अपनी एबिलिटी को यहाँ पर प्रूफ करो, जब तुम्हारा नंबर बुलाया जाए आगे स्टेज पर आ जाना। नंबर 186 और ये नंबर गेल का है, जो अपना नंबर सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, मुझे शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं वैसे भी यहाँ बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, मुझे अपने ओपोनेंट के साथ अब कैसे खेलना चाहिए। लेकिन तभी गेल स्टेज पर खड़े अपने ओपोनेंट को देखता है जिसका नंबर होता है 286 और उसको देखकर गेल सोचता है ये कितना ज्यादा कमजोर दिखता है, इसका स्टैंस भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना ज्यादा बोर हो चुका हूँ कि अब मेरे सामने कोई भी हो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा। फिर गेल अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड को निकालता है और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी यंग एज में भी ये बंदा अपनी स्वॉर्ड को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकता है। और एली भी गेल की इतनी बड़ी स्वॉर्ड देखकर सरप्राइज हो जाती है। ये बंदा सही में एक जीनियस कहलाने के लायक है। और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है गेल अपनी स्वॉर्ड से अपने ओपोनेंट पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका ओपोनेंट गेल को सिर्फ एक साइतामा का नॉर्मल पंच मारता है और उससे ही गेल उस टूर्नामेंट की साइड की दीवारों पर जाकर लगता है और वहाँ जाकर बेहोश हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि गेल का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि काय है। और उसको देखकर सारे लोग कहते हैं उस बंदे के कलर को देखो, वो तो ब्लैक है, क्या किसी इंसान का उन क्रीचर्स के जैसा कलर हो भी सकता है? क्या ये इस ब्लैक कलर की पावर है जो इसने गेल को सिर्फ एक पंच में नॉकडाउन कर दिया? और फिर काय कहता है आखिर सब लोग इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं, क्या मैंने कोई गलती कर दी? और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है।